सवाल पूछना है तो कुछ पूछ लीजिए। नहीं, भाई आप जो 17 होगा, आप तो ज्यादा एंथुजियास्टिक लगती हो बाकियों से, तो जी सर। कुछ नहीं पूछना। सर ये सीवियर पॉलीहेड्रेमियोस के बारे में जो है ना सर, काफी कंफ्यूजन है। कुछ लोग कहते हैं इसे 34 वीक्स पे डिलीवर करना होता है, और कुछ सीनियर्स कहते हैं कि 37 वीक्स पे डिलीवर कर रहे हैं इसको। आई वुड इमेजिन कि पॉलीहाइड्रेमियोस में अगर आपने दो बातें हैं उसमें, कि पहली बात तो कि पेशेंट कितना कंफर्टेबल है उस एक्सेसिव लाइकर से, कि वो बेड में रेस्ट करके ऑर्थोपेनिक तो नहीं है, उसको सांस तो नहीं चढ़ता और डिस्कम्फर्ट सी है, लेकिन बाकी सारे उसके फंक्शन ठीक है, तो यू कंटिन्यू प्रेगनेंसी। और आपने अगर रूल आउट कर दिया है कि अल्ट्रासाउंड से कोई अनोमली नहीं है, तो फिर ये कोई हर्ज नहीं है कि 34 से भी आगे उसको कंटिन्यू कर लिया जाए। तो चूंकि अगर नॉर्मली नहीं है, पेशेंट इज पुटिंग अप विद द डिस्कम्फर्ट उसको जरूर है, डिस्कम्फर्ट, लेकिन 35 से हम 35, 36, 37 पे जाते हैं, तो बिगेस्ट एडवांटेज इज कि पेशेंट के बेबी को इंटेंसिव केयर की जरूरत नहीं होगी। हमारे मुल्क में इंटेंसिव न्यूरोनोटोलॉजी उतनी अच्छी नहीं है जितनी के बाहर है, तभी तो वो 22 वीक्स को कट ऑफ लाइन गिनते हैं। हम 28 पे ही अभी भी खड़े, तो इसलिए आई वुड से कि ये कहना कि जी 34 पे जरूर डिलीवर करो, नो नो, आई वुड से कि यू इवेल्युएट योर पेशेंट एट 34 वीक्स, देन 35, 36, और जब तक वो कंफर्टेबल है, or you can continue pregnancy and deliver as close to 37 as possible, because we believe कि 37 के बाद बच्चा पैदा होता है तो उसको इंटेंसिव नियोनेटोलॉजी की जरूरत नहीं रहती। नॉर्मल नर्सिंग, कैंगरू मदर का जो केयर है वो भी इट वर्क्स देन। सो आई वुड इमेजिन कि आपका जवाब ये होना चाहिए, एट 34 वीक्स आई विल इवेलुएट मदर एंड द बेबी और जी अगर सर। बेबी की ग्रोथ चल रही है, सर्कुलेशन जो है डॉपलर की वो सारी ठीक आ रही है, तो कोई एब्सेंट डायस्टोलिक नहीं है, कोई एब्सेंट रिवर्स फ्लो नहीं है, उस तरह की बातें कीजिए और फिर मैं उसको कंटिन्यू करूंगी। अगर उसमें बेबी की सर्कुलेशन कमजोर है या मदर ज्यादा अनकंफर्टेबल है, तो फिर मैं सोचूंगी दो बातें, कि क्या उसको एमनियोसेंटेसिस करके कंफर्टेबल किया जा सकता है कुछ दिनों के लिए। एमनियोसेंटेसिस प्रोवाइड्स रिलीफ ओनली फॉर 2-3 डेज, और के नहीं, या फिर उसको डिलीवर किया जा सकता है। अब डिलीवरी कैसे होगी, कि आप ये कहिए कि आई विल इवेलुएट के मोड ऑफ डिलीवरी क्या होना चाहिए। अगर वो कफेलिक है और बिशप स्कोर अच्छा है, तो फिर मैं उसको इंडक्शन एमनियोसेंटेसिस करके नीचे से एआरएम भी किया जा सकता है, और उसको मेडिकल इंडक्शन दूंगी, ड्रिप पे ऑक्सीटोसिन या जो भी आपका तरीकाकार है वो करूंगी। ये कहिए, इस तरह से कहिए। मैं दोहराता हूँ, at 34 weeks I will reevaluate patient for mother and baby. If both are comfortable, both are babies, blood flow is ठीक है, सब कुछ ठीक है, I'll continue. Otherwise, if not, then I will make assessment how to deliver the baby, how to deliver. ये फिक्र इस्तेमाल करिए, ना सीधा सेक्शन कहिए, ना सीधा इंडक्शन कहिए। आप ये कहिए, I will evaluate how to deliver the baby. Longitudinal lie, Bishop score code,
I'll do induction of labor. Not longitudinal or cephalic presentation is breech or anything, then I'll do elective cesarean section. Does this answer your question, madam? जी सर, बहुत बहुत थैंक यू। चलिए कुछ और पूछ लीजिए। सर, जो ये वेजाइको यूट्राइन फिस्टुला होता है, क्या ये ट्रांसवेजाइनल अप्रोच से करेक्ट किया जा सकता है? वेजाइको यूट्राइन बोला आपने, वेजाइको वेजाइनल नहीं बोला। नहीं, वेजाइको यूट्राइन हिस्ट्रोस्कोपी से। जी आपने यही बोला ना? जी वेजाइको यूट्राइन। जी तो आप बड़ा सिंपल ही कहिए कि because we can approach through the vaginal route the bladder base which is attached to the anterior wall of vagina. Here the fistula is above the vaginal wall. It is vesico-uterine. Vesico-uterine. तो आप अपने कंफर्ट के लिए, और वो फेल नहीं करेंगे आपको इस पे, ये फिक्रा बोलने के बाद आप फिर बोलिए preferably this fistula should be repaired per abdomen, laparoscopically or old-fashioned laparotomy. ये दोनों एक सांस में बोलिए, मैं दोहराता हूँ. If there is vesico-uterine fistula, first you will confirm the diagnosis, then the route of repair, because bladder is above the vagina, we cannot approach through the vagina, hence it is to be abdominal approach, either laparoscopically or conventionally. तो सर इसमें वजाइनल अप्रोच नहीं हो सकती? चूंकि वो वजाइना में, जो वजाइना के साथ साथ नेबरहुड में चीजें हैं, उन्हीं को अप्रोच करेंगे ना आप। जैसे मैं आपको ले जाता हूँ पोस्टीरियर रेक्टो वजाइनल फिस्टुला, राइट? अगर वो रेक्टो वजाइनल फिस्टुला लोअर 1/3 मिडिल 1/3 में है, इट विल बी रिपेयर्ड वजाइनली। पर अगर अपर 1/3 जो कि पाउच ऑफ डगलस में चला जाता है, प्रेफरेबली दैट शुड बी रिपेयर्ड एब्डोमिनली। बल्कि उसकी पहले हम कोलोस्टमी करेंगे, अपर थर्ड के लिए पहले कोलोस्टमी करेंगे, फिर उसको एब्डोमिनल रूट से रिपेयर करके फिर कोलोस्टमी, तीसरा ऑपरेशन कोलोस्टमी को बंद करेंगे। सही। एक मिनट, ये तीनों चारों टर्मिनोलॉजी आपने बोलनी है, मैं दोहरा देता हूँ। If there is a rectovaginal fistula, lower 1/3 or middle 1/3, it will be repaired through the vaginal route. If it is in the upper third, then the repair needs first colostomy, then repair through the abdominal route, then 6 weeks later closure of colostomy. जी सी। क्योंकि वो इंट्रापेरिटोनियल हो गया अपर थर्ड, इसी तरह ये वेजाइको यूट्राइन फिस्टुला इज इंट्रापेरिटोनियल। इसलिए आपका जवाब यही होगा, आपको फेल नहीं करेंगे। इवन इफ शी बिलीव्स कि इट कैन बी अप्रोच थ्रू द वजाइना। बात बड़ी सीधी सी भला देखिए, वेजाइको वजाइनल फिस्टुला, gynecologist always believes in repair through the vaginal route. Always, irrespective of size, जो वेजाइको वजाइनल है VVF, उसको हम वजाइनल रूट से रिपेयर करते हैं। If you refer that patient to urologist, he repairs it through the bladder, not through vagina. So it is the comfort of the surgeon. We are comfortable doing things through vagina. Urologist is comfortable doing things through the bladder.
तो इस तरह हार्ड एंड फास्ट रूल कोई नहीं है, लेकिन वो फिस्टुला जिसको पेरिटोनियम कवर करती है उसके लिए तो एब्डोमिनल रूट इज बेटर देन वजाइनल और एनी अदर चैलेंज। और तीसरा सर सवाल 32 हो गए हैं सर। बहुत हो गए, तीसरा सवाल पूछिए वरना हम शुरू करें। सर ये आप फिस्टुलास करवा दें नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट टाइम पे आई थिंक पूछा जाता है पाकिस्तान में आवाज बहुत कट रही है। बल्कि मेरी आवाज तो ठीक आ रही है, आपका सिस्टम कुछ हो तो ये वज़ाइको वजाइनल फिस्टुला या फिस्टुलास की बात करते हैं अगली दफा। पाकिस्तान में अभी भी फिस्टुला बहुत कॉमन है, इसलिए इम्तिहान में लाइकली है कि एक स्टेशन हो सकता है फिस्टुला का, तो अगली दफा फिस्टुला। लेकिन अगली दफा ही बहुत जल्दी हमने बात कर ली, मैं लिख लेता हूँ अगली दफा VVF। अब अगर 30-32 आप आ गए हैं मेरे लिए तो बहुत है। तो बात क्या है कि मैं जो आपसे आज बात करने लगा वो इम्पोर्टेंट इस तरह हो गई, मेरा एक स्टूडेंट है वो आजकल इंग्लैंड में है, वो पिछले हफ्ते मुझे मिलने आया, यहाँ पे हॉलिडे के लिए आया हुआ है। बातों बातों में इंग्लैंड की बातें हम कर रहे थे, तो उसने एक बात फिक्रा बोला तो मेरे अटक गया। उन्होंने कहा जी वहां पे लेबर रूम में, थिएटर में कुछ भी करना हो पहले पूछते हैं जी के RCOG की गाइडलाइन क्या है इस बारे में। कहते कुछ भी हो, हर कोई कुछ भी करने से पहले गाइडलाइन पूछता है, गाइडलाइन क्या है भाई, गाइडलाइन वहां पे सुई अटकी हुई है गाइडलाइन में। तो मैं ये समझा कि मैं इतनी बातें करता हूँ आपके साथ, RCOG की गाइडलाइन का कभी जिक्र ही न मैंने किया। तो मैंने इमरान शफी से कहा मुझे कंप्यूटर आता नहीं है, मैं ओल्ड फैशन, कि यार RCOG की गाइडलाइंस देख कंप्यूटर पे। उन्होंने कहा हाँ जी मैंने देख ली। मैंने कहा इनकी हार्ड कॉपी निकाल के दो मुझे। तो इमरान कहने लगा सर एक आध की पूछ ले आप, मैं निकाल देता हूँ, वो तो बहुत बड़ी किताब बन जाएगी, 600-700 सफ़े की किताब हो जाएगी, इतनी सारी गाइडलाइंस 60-70। यार मैंने नहीं पता, तो मुझे उसकी हार्ड कॉपी निकाल के। तो उसने अब तक मुझे 25-30 RCOG गाइडलाइंस की हार्ड कॉपी दे दी, जो मैंने ये वीकेंड पे पढ़ ली। वो 30 गाइडलाइंस अब मैंने पढ़ी हुई हैं। तो आप ये भी माने कि मुझे पढ़ने की आदत है अभी भी, तो वो इसलिए माने कि बिलीव इन मी, जब मुझे लेक्चर देना होता है आई फील वेरी अनकंफर्टेबल कि मैं ऐसी बातें ना करूं आपको। मैंने MRCOG पास किया था 1967 में, 67 से हिसाब लगाएं तो 50 साल से ऊपर की बात है। 50 साल में तो पता नहीं दुनिया बदल गई है। तो मैं आपको कोई अपनी 67 वाला इल्म ना देता जाऊं। बूढ़ा तो मैं जरूर हूं लेकिन मेरा इल्म बूढ़ा नहीं होना चाहिए। तो इसलिए मैं कहा अब मैं अपने आप को अपडेट करता हूं। तो खैर मैंने वो पढ़ ली। उसके बाद मैंने एक फैसला किया टू हेल्प यू ऑल पे, क्योंकि आप सब अब MRCOG के तीनों इम्तिहान लाहौर में होने लगे, तो पॉसिबिलिटी है कि आप में से ज्यादा परसेंटेज MRCOG का इम्तिहान भी देने जाओगे। और दूसरी पॉसिबिलिटी कि अगर आप टोक्स सेशन, जो कि CPSP के टोक्स होते हैं, तो टोक स्टेशन पे RCOG का रेफरेंस दे दोगे तो एग्जामिनर चुप कर जाएगा कि जी ये तो RCOG की गाइडलाइन में लिखा हुआ है, मैं तो कुछ नहीं कह रही, तो दैट विल शट हिम अप और शट हर अप। तो इसलिए मैंने ये सोचा है कि आइंदा जैसे आज हम बात करने वाले हैं वेंट्रूस और फोर्सेप्स, या इसको असिस्टेड वजाइनल डिलीवरी कह दें, उसकी,
तो मैं सोचा कि पहले मैं आपको उसको हाईलाइट करके 10-12 जो गाइड आरसीओ जी की गाइडलाइन दी हुई हैं वो हाईलाइट करके बता दूंगा। आप वो 10-12 लिख लीजिए, आपको सारी फिर पढ़ने की जरूरत नहीं है। और फिर वो जो 10-12 बातें मैं कहूँगा उनको आप अपने जवाब में, हिस्ट्री, एग्जामिनेशन, ट्रीटमेंट में इनकॉर्पोरेट कर लीजिए। फिर आप माशाल्लाह माशाल्लाह यू कैन पास थ्रू MRCG हो, FCPS हो, जो भी हो, with no difficulty at all। तो इस ये इंट्रोडक्शन करने के आज आप थोड़ी लड़कियां हैं, चूंकि इमरान ने अनाउंस नहीं किया था, लेकिन आप अपनी दोस्तों को ये मेरी बात बता दीजिए कि आइंदा हम हर लेक्चर में आपके पास तो सॉफ्ट कॉपी उनकी है, आने से पहले वो गाइडलाइन पढ़ भी आए तो इट विल बी यूजफुल। तो मुझसे कोई एक सवाल भी पूछ सकते हैं, लेकिन मैंने उनको हाईलाइट करके 10-12 पॉइंट्स ऐसे बनाए जो आप अपने जवाब में इनकॉर्पोरेट करेंगी जब वो सब्जेक्ट डिस्कस होगा टोक स्टेशन पे या MRCG के इम्तिहान में या कहीं और। लेकिन आज की बात जो है असिस्टेड वजाइनल बर्थ के हिसाब से गाइडलाइन है, इसका नंबर है 26 और ये अप्रैल 2020 में ये उस वक्त की बनाई हुई है। लिख लीजिए जी, इस गाइडलाइन में पॉइंट्स हैं। नंबर 1 कि ड्यूरिंग असिस्टेड वजाइनल बर्थ, दैट मीन्स अपने सिंपल ट्रांसलेशन में आप फोर्सेप्स या वेंटूस करने जा रहे हैं तो फिर आपने ये करना है, असिस्टेड वजाइनल बर्थ या फोर्सेप्स से है या वेंटूस से है। और पहली बात तो कंटिन्यूस सपोर्ट देनी है पेशेंट को। वहां पे इस बात पे बड़ा वो है कि आप कंटिन्यूसली यू विल टेक केयर ऑफ द पेशेंट, यू विल नॉट लीव द पेशेंट अनअटेंडेड एनी टाइम। नंबर 2, इसमें एपिड्यूरल एनेस्थीसिया इस्तेमाल कर सकते हैं आप, उसकी कोई कंट्राइंडिकेशन नहीं। नंबर 3, एपिड्यूरल एनेस्थीसिया के बगैर तो पेशेंट खड़ा भी हो सकता है, चल भी सकता है, लेट भी सकता है, लेकिन इसके बाद पेशेंट अगर एपिड्यूरल लगवा दिया, पेशेंट विल अडॉप्ट लाइंग डाउन लैटरल पोजीशन। सो आपने पहले उसको एपिड्यूरल लगवाया, फिर उसको लेफ्ट लैटरल पे प्रेफरेबली लिटा दिया, और फिर असिस्टेड डिलीवरी की इंडिकेशन होगी जब सेकंड स्टेज में डिले अप टू 1 or 2 hours हो, 2 hours in primary gravidia, 1 hour in multi-gravidia। नेक्स्ट, अगर आप वेंटूस लगाने लगे हैं, आपको पता होना चाहिए कि वेंटूस के रिजल्ट पे वहां पे जहाँ पे कप लगता है सर को, वहां पे एक बड़ा सारा स्वेलिंग बन जाती है, एडिमा हो जाता है, जिसको कैपिट सब्सिडेनियम कहते हैं। आपको खुद भी पता होना चाहिए, आप अपनी पेशेंट को भी बताएंगे कि इस वेंटूस के नतीजे में या वैक्यूम, दोनों लफ्ज इस्तेमाल हो सकते हैं, वेंटूस या वैक्यूम के लगाने के बाद बच्चा जब पैदा होगा उसके सर पे एक स्वेलिंग सी होगी कप के हिसाब से। नंबर 3, अगर आपको हेड की एग्जैक्ट पोजीशन वो रोटेटेड है, वो लैटरल है, वो पोस्टीरियर ऑक्सीपिटल पोस्टीरियर है, तो उसके लिए आप अल्ट्रासाउंड इस्तेमाल करेंगे टू कंफर्म द पोजीशन। नंबर 7, अगर एंटीनेटल में ही आपको लगता है कि इस पेशेंट को असिस्टेड डिलीवरी की जरूरत होगी, तो उसको उस वक्त काउंसलिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है। उसको काउंसल करोगे ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के इस असिस्टेड बर्थ के क्या एडवांटेजेस हैं, क्या रिस्क्स हैं,
और सारा कुछ, यानी काउंसलिंग उसकी प्रॉपर प्रेगनेंसी में ही करोगी। फिर आगे हम जब करने की नौबत आई, आप कहिए कि एग्जामिनर को बड़ा पसंद आएगा ये जवाब कि I will do it under the supervision of my supervisor, but when I have sufficient experience, only then I will do it independently. So, sufficient experience होना चाहिए आपको to do forceps or ventures. ये गाइडलाइन है। और अगर आप इस तरह फोर्सेप्स और वेंट्रल लगा रहे हैं, इंश्योर कि वहां पे सिजेरियन सेक्शन की फैसिलिटी है, जो कि वेरी स्मॉल परसेंटेज, 2-3% ऐसे होंगे जहां पे ये सक्सेसफुल नहीं होगा, वहां पे फिर आपको सिजेरियन सेक्शन करना होगा। तो वहां पे वो फैसिलिटी होनी चाहिए। सो इन केस ऑफ फेलियर, सिजेरियन सेक्शन की फैसिलिटी होनी चाहिए। अगर आप फोर्सेप्स करने जा रहे हैं, फोर्सेप्स की एक टाइप है कील एंड फोर्सेप्स। वो इस्तेमाल होती है जब हेड फुल्ली रोटेटेड ना हो। सो फोर्सेप्स लगाने से पहले हेड की पोजीशन इंश्योर करना जरूरी है। इफ इट इज नॉट फुल्ली रोटेटेड, then it needs keel and forceps, जिसका सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर फर्रुख जमान है। और ये अंडरलाइन कर लीजिए, अगर फोर्सेप्स लगा के 3 दफा पुल के साथ बच्चा नहीं आया, समथिंग रॉन्ग, छोड़ दो। इसी तरह वेंटूज में कप ऑफ हो गया, खींचा आपने, कप उठ गया, निकला, बच्चा नहीं आया, 2 दफा हुआ, अगेन आपकी असेसमेंट सही नहीं, इसलिए उसको या तो रीअसेस करो या छोड़ के सिजेरियन सेक्शन करो। और आखिरी बिट, इसके नतीजे में थोड़ी सी मॉर्बिडिटी बेबी की ज्यादा है एज कंपेयर टू स्पॉन्टेनियस वजाइनल डिलीवरी। और इसी तरह मदर की मॉर्बिडिटी भी, इंजरी टू द पेरिनियल मसल्स, स्फिंक्टर जो है, इनर स्फिंक्टर, उसकी इंजरी, और डिलीवरी के बाद केयर ऑफ द ब्लैडर एंड पेन। हाँ, एक बिट रह गया थोड़ा सा, एपिजोटमी इज इंडिकेटेड, लेकिन इसको बता के पुरपेरियम नॉर्मल सा है, लेकिन जनरली रिकमेंडेड है कि 1 डोज एंटीबायोटिक की दे दी जाए और पेन किलर दिए जाए। दैट इज इट। हाँ, ये भी अगर फोर्सेप्स से दवा हुई है, आइंदा क्या होगा, एडवाइस फॉर द फ्यूचर। इस पे मैंने लगाए हैं, 10 मिनट लग गए, कोई बात नहीं, फिर भी आई थिंक इज गुड एडिशन टू अवर लेक्चर्स कि हम हर एक से पहले ये गाइडलाइन पढ़ लेंगे। आप पढ़ के आइए, तो जब मैं केस हिस्ट्री दूंगा आपको, वो सारी बातें उसमें आपने इनकॉर्पोरेट करनी है। जैसे मैंने कहा, जिनको असिस्टेड डिलीवरी की जरूरत है, एंटीनेटल में ही बताएंगे, फिर उसको काउंसल करेंगे कैसे होगा, फिर एनेस्थीसिया कौन सा देंगे, एपिड्यूरल, फिर प्रोसीजर करने के पहले क्या क्या बातें देखेंगे, उसकी पोजीशन और कोई दूसरे, फिर
अगर प्रोसीजर ठीक नहीं होता फिर क्या होगा, हो जाएगा तो फिर क्या होगा, और पुरपीरियम को कैसे देखेंगे, ये सारी बातें आपको आनी चाहिए। नौ, पिछली दफा जब हम लेक्चर खत्म कर रहे थे, 2 लड़कियां साहिबा और सलमा, उनसे मैंने जी कहा सर। था मैं अगली दफा आपसे जरूर करवाऊंगा, चूंकि एक को गिला था कि उनकी बारी ही नहीं आती। बाबा जी सर। जल्दी से बोलो तो बारी आ जाएगी। जी जी अब सर, मैं हूँ साहिबा। आप साहिबा है, जी सर। तो कहाँ से बोल रही हो साहिबा? सर इस्लामाबाद, पिम्स। ये मैं बताऊं तो उसको गजाला महमूद को की लेंट लगाना मैंने सिखाया था। जी सर। जाहिर है साहिबा, ये your patient is age 25, primary gravida. जी सर। She is admitted in labor और जी 3 सर। घंटे हो गए डिलीवर नहीं हुई। ओके सर। तो उसकी मैनेजमेंट बताइए। मैं रिपीट कर दूं? सर सर हो गया। सर ये पेशेंट विद एपिड्यूरल है, विदाउट एपिड्यूरल है? मैंने तो कुछ नहीं कहा। अच्छा ठीक है सर। डोंट प्रिज्यूम थिंग्स। अगर मैंने नहीं कहा तो इसका मतलब नहीं। ठीक है सर। आप इस तरह सवाल करके अपना वक्त जाया करते हो, थोड़ा सा इंप्रेशन भी कमजोर करते हो। चलें। जी पेशेंट एज 25, प्राइमरी ग्रेविडा इन लेबर फॉर 3 आवर्स। ये आपने बहुत केसेस देखे होंगे और किए भी जी होंगे। सर। 3 घंटे हो गए डिलीवर नहीं हो रही, वो दाखिल हो गई आपके पास। बोलिए। Sir, first of all, I will introduce myself to the patient, confirm the details of the patient, and take a brief review of the patient history, her pregnancy details, any antenatal complication up till now, either she is low risk or high risk. Then I will take the duration and progression of labor and look for how long she is fully dilated. And station of the, I will come and examine the patient. I will do the maternal and fetal assessment. For maternal assessment, I will check the patient vitals. I will do the upper abdominal examination, look for the station of the presenting part, and then on per vaginal exam, I will do the per vaginal examination, look for the any signs of obstructed labor, sign and symptoms of obstructed labor, and as she is, and then I will also check the fetal status, look for fetal heart sounds, continuous fetal heart rate monitoring on any signs of fetal category 3 CTG. Sir, give me finding on per vaginal examination, per abdominal examination. जी, सर फाइंडिंग दे दे मुझे ना, पर एब्डोमेन पे स्टेशन कितना बाई कितने पैल्पेबल है? मुझे तो नहीं पता, आप ही बोलेंगे। आप इस तरह बोलेंगे, इफ दिस इज दिस दैट विल बी डन, इफ दिस इज दिस विल बी डन। इस तरह से डोंट एक्सपेक्ट कि जो मेरे पास इंफॉर्मेशन नहीं है मैं दूंगा आपको, नहीं दूंगा, मेरे पास नहीं है। आप कहेंगे कि मैं देखूंगी कि इज देयर एनी कंट्राइंडिकेशन फॉर वजाइनल डिलीवरी, ये बोलेंगे। Okay, sir. Okay, sir. I will completely evaluate the patient and look for any contraindication of normal vaginal delivery. And if there is no contraindication and on per abdominal examination, head is सुन लो, टू स्कोर मार्क्स आप थोड़ा सा डिफाइन करके आगे बोलेंगे भी इंफॉर्मेशन। मतलब आपने कहा ना कि evaluate whether there is any contraindication for vaginal delivery, बोला ना आपने? जी सर। आपने बोला, साथ ही बोलेंगी it will depend upon the lie, presentation part, and exclusion of CPD and presence of labor pains. ये 4 फिक्रे बोले आप पास। Okay, sir. It means you are on the right track. फिर बोलिए कि I will evaluate her for vaginal delivery.
हाँ जी, I will evaluate her completely. I will complete evaluate by examination or per abdominal examination and per vaginal examination. Look for light presenting part, any sign and symptoms of cephalopelvic disproportion and her progress of labor. हाँ थोड़ा सा मैंने मिस किया, आपने भी कर साथ ही किया. एंड स्टेशन ऑफ द प्रेजेंटिंग पार्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट. Station of presenting part. Okay, sir. ये फिक्रा तो लिख के रेड से अंडरलाइन करो, ये तो होना ही होना है. बाकी सब बातें ना भी कहीं हो, स्टेशन ऑफ द प्रेजेंटिंग पार्ट. ठीक है सर. क्योंकि जी सर. क्योंकि ये कहना जरूरी नहीं, आपने कह दिया बस इतना ही काफी है. डोंट गो इनटू डिटेल्स, डोंट वेस्ट योर टाइम. क्योंकि हमें पता है कि अगर वो स्टेशन 0 से नीचे है, +1 2 है, फिर तो हम उससे सिर्फ वैजाइनल डिलीवरी करेंगे. जी सर. अगर वो स्टेशन 0 या -1 2 3 पे है, फिर हम वैजाइनल डिलीवरी करेंगे ही नहीं. जी सर. Second stage तो cesarean section. तो स्टेशन इज दैट वे सो इम्पोर्टेंट. चले. जी. If on for abdominal examination head is 1/5 or less than 1/5 palpable, and then I'll do the per vaginal examination if there is no signs of obstructed labor, caput +3 caput +3 molding and irreducible molding and edematous vulva, then I will move towards I will consider her assisted vaginal delivery. For this, I will ask my patient, address my patient, ask for analgesia, and ask for help. Then I will empty the bladder of my patient, and I will make sure the presence of backup plan, presence of OT in case of failed vaginal delivery. Then I will cervix must be fully dilated and contractions must be adequate. And in case of poor maternal efforts, I will make mind for use of forceps instead of vacuum. Then I will determine position, and I will assemble the equipment most suitable for her in this condition. And depending upon the station of the patient, either it is outlet forceps, either she need outlet forceps delivery, low cavity forceps, or mid cavity forceps. Then I will apply the after determining position, I will check the vacuum is either forceps. I will lock the forceps, either it is match मेरा size match. ख्याल आप फेल हो चुकी. जी सर. मेरा ख्याल आप फेल हो चुकी. है ना? इतनी आसान केस, जितना आसान उतनी आसानी से फेल भी होता है बंदा. भला क्यों कर दिया? सर इक्विपमेंट फोर्सेप लगाने से पहले फोर्सेप्स तो मैं चेक करूंगी ना कि लॉक हो रहे हैं नहीं हो रहे. जी, लगाने से पहले मैंने अभी आपको RCOG की गाइडलाइन में पहले तो काउंसलिंग आपने कोई खास की नहीं, मैंने छोड़ दिया, आपको माफी दे दी. आपने लफ्ज काउंसलिंग का नहीं बोला उसको. तो नंबर 2, आपने नतीजा बोला. नतीजा के बाद आपने ये कहना है कि आई विल रूल आउट एनी कंट्राइंडिकेशन पेशेंट हैज फॉर वैजाइनल डिलीवरी. आपने कुछ इस तरह का बोला था, लेकिन जी सर तो पहले बोला. तो आपने कुछ इस तरह से बोला, सुनो तो सही ना. जी लेकिन सर. आपको कहना है कि आई विल रूट आउट कि उसको CPD नहीं है. आई विल ऑब्जर्व एसेप्टिक मेजर्स, आई विल एम्प्टी द ब्लैडर, आई विल मेक श्योर पोजीशन ऑफ द वर्टेक्स. ये 4 चीजें कहे बगैर आप आगे नहीं चल सकते. सर मैंने ब्लैडर एम्प्टी किया था और साथ में बैकअप प्लान बोला था OT के लिए. जो बैकअप प्लान तो कुछ और है, वो सिजेरियन सेक्शन बोला आपने, लेकिन ये अल्फाज बोलने हैं असिस्टेड वैजाइनल डिलीवरी अटेम्प्ट करने से पहले. मैं फिर बोलता हूँ आपको, आई विल मेक श्योर देयर इज नो CPD, cervix is fully dilated and vertex is anterior position, station is 1 or
1. और फिर I will observe all the antiseptic measures, empty the bladder and wait for the contraction के हो रही है, फिर फैसला करूंगी कि मैंने वेंटूस लगाना है या फोर्सेप्स लगाना है। इत्थे आंदा है। ये इतनी सारी बातें करने के बाद मैं दोहराता हूँ, किताब में इस तरह नहीं लिखा हुआ, ना आरसीओजी में लिखा हुआ। तो कि once I have decided to counseling आपने पहले करनी है, counsel the patient, then give proper analgesia जो कि epidural होगा, put her in lithotomy position, and before application of forceps or ventouse, I'll make sure कि वो +1 पे उसका स्टेशन है, cervix fully dilated है, head vertex is rotated to anterior position और bladder empty। ये जी, 4 चीजें बोलनी है। इस तरह किताब में नहीं लिखा हुआ, आपने बोलना है। जी सर। चलिए, फिर आप करेंगे कि या फोर्सेप्स लगाऊंगी, आउटलेट फोर्सेप्स, या वेंटूस लगाऊंगी। फिर आपको, अगर आपके पास टाइम होगा, एग्जामिनर पूछेगा वेंटूस का कप कैसे लगाओगे, वैक्यूम कितना क्रिएट करोगे, पंप कैसा होता है, फिर पुल कैसे करोगे, ये उसकी टेक्निक फिर बाद में आती है। फोर्सेप्स कैसे लगाओगे, लेफ्ट ब्लेड कैसे लगाओगे, राइट ब्लेड कैसे लगाओगे, और तुम कौन सी फोर्सेप्स इस्तेमाल करोगे, रेगलिंग करोगे, केल एंड करोगे, कौन सा करोगे, मिलनेस करोगे, तो वो सारी बातें बाद में आती। फिर कब डिलीवर करोगे, ये यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट कर रही हो, थर्ड स्टेज मैंने एक्टिव मैनेजमेंट करनी है, उसके एक्टिव मैनेजमेंट का मतलब आना चाहिए, कैसे होगी। और फिर एपिजोटमी कंसेंट पहले लेनी है एपिजोटमी की, और फिर मीडियो लेटरल का लफ्ज इस्तेमाल करना है, वो एपिजोटमी करूंगी। और डिलीवरी के बाद कैंगरू केयर या जो भी करना चाहती है आप, वो फिर प्रेसेंटिक डिलीवरी, फिर रिपेयर ऑफ, और फिर मदर से इंश्योर करना कि ब्लैडर को एम्प्टी करे और बताए। पेन, एंटीबायोटिक्स, ये चीजें फिर जो मैंने लिखवाई हैं वो बोल। ये 10 मिनट लगा दिए मैंने। साहिबा, चूंकि तुम इतना मुझे गिला कर रही थी, हमारी बारी नहीं आती, तो मैं यही पेशेंट आपसे दोहरा देता हूँ, जो कि इम्पोर्टेंट है, जो जो मैंने बोली बातें वो सारी बोलनी है आपने। आई एम सॉरी इफ आई इंसिस्ट कि आप मेरी ही बातें दोहराओ, लेकिन मेरी नजर में वो इम्पोर्टेंट है इस तरह से कहना। ओके सर। चलो साहिबा, एज 25, पेशेंट प्राइमरी ग्रेविडा, इन लेबर, सेकंड स्टेज, 3 घंटे हो गए। हाउ विल यू मैनेज? Sir, I will, first of all, I will introduce myself to the patient, confirm the details, examine my patient, take a brief look on antenatal history, and then examine my patient, do the per abdomen examination, check for the station of the presenting part and lie, and then I will do the per vaginal examination, look for any signs of CPD, vertex presentation, look for vertex presentation, station of the presenting part, and then I will empty the bladder, follow the aseptic techniques, counsel my patient regarding the need for forceps delivery, give the patient analgesia, and then following the aseptic techniques and ruling out all the contraindication of forceps delivery and normal vaginal delivery, then I will uh, apply the forceps. They taking into consideration which type of forceps are required. Making sure position of vertex wherever. जी सर, वो मैंने बोला वर्टेक्स एंड स्टेशन, वर्टेक्स प्रेजेंटेशन मैंने। चलो ठीक हो गया। चले, हु इज द नेक्स्ट? इस दफा तो सलमा थी जो बार बार कह रही थी मेरी बारी नहीं आती। सलमा है? नहीं है। हु इज द नेक्स्ट वॉलंटियर?
कोई नहीं, कमाल है, आप 30-32 बैठी हो, उनमें से Yes, एक नहीं sir. बोल रहे। हाँ Yes, sir. शकीला, आप पहले भी कर चुके हो वैसे तो। अभी तो नहीं किया सर। अभी नहीं किया, चलो। कहाँ से बोल रही हो शकीला? सर रहमियार खान से। देखो, जब तुमने पिछली दफा भी किया, लेकिन अब बोलता कोई नहीं, तो फिर दोबारा तुम्हारी ही बारी आनी। लो जी, पेशेंट एज 30, ग्रेविडा 3, पैरा 2, फर्स्ट वजाइनल डिलीवरी, सेकंड सिजेरियन सेक्शन। आपने फैसला किया उसका वी बैक करने के लिए, वजाइनल बर्थ आफ्टर सिजेरियन सेक्शन एट 36 वीक्स। नौ, आप पहले मुझे बताएं, आपने क्या क्या देखा उसको वजाइनल डिलीवरी के फैसले से पहले, और फिर बोलते जाइए, टाइम हो गया जब। शकीला। यस सर। सर पहले उसको इवोल्युएट करेंगे पेशेंट को, पहले रिस्क फैक्टर्स को एक्सक्लूड करेंगे और उसकी अंग्रेजी after greeting mutual introduction, confirming the details, giving in the scenario, inquiring about the missing data, and then take focused history. I will inquire about any antenatal risk factors and exclude any comorbidities, and then I will evaluate the patient, and I will inquire about the reason for the previous cesarean section and any complication happened during cesarean section, and how she was recovered, any record available, and then I will also rule out any comorbidity in the patient, and also I will do any some investigate. Then I will examine the patient after taking brief history, and then on examination I will assess the patient baby size, whether macrosomic or low birth weight and are normal, and Riker assessment, and also then I will proceed also do some investigations, ultrasound for scar thickness, and after scar, I will check scar thickness. If no any problem in the any history in on examination or any investigations, then I will proceed towards the management, and I will counsel the patient regarding the regarding the vaginal birth after cesarean section and need of instrumental vaginal delivery. And the assisted reproductive techniques like forceps or venous delivery associated with some complications in the patient, and the in the associated morbidity in the patient baby. बस। ना ना, ऐसा ना, ऐसा ना। वैसे टाइम तो मैं 6 मिनट लगा दिए, लेकिन आप दाएं बाएं करती रही, कोई पास के डायरेक्शन में नहीं थी आप, बिल्कुल नहीं। सर मैं बताऊं? जी बिल्कुल, बताइए कौन? सर फातिमा। जी फातिमा, शुरू से शुरू कीजिए। So after confirming the demographic details of my patient, I will ask her the previous lower segment cesarean section, last child born, when it was done, any antenatal, intrapartum or postpartum complication in the previous cesarean, in the pregnancy in which she had cesarean section. Then, sir, as she is having previous vaginal delivery, which is a good predictive factor that she can again have vaginal delivery, I will see for the live presentation, what is the estimated fetal weight, placental localization, and any antenatal any antenatal complications so far she has in this pregnancy. Sir, then I will ask the previous obstetrical history in detail, and then sir, the previous medical history, surgical, personal, social, and mental history, and a history allergic to any drug. So then I will do the examination. In the examination, I will assess for the BMI of my patient, the vital signs, and then I will do the abdominal examination. Abdominal examination, I'll assess for the symphysiofundal height and the live presentation, and the fetal heart rate and the estimated fetal weight at the time of the examination.
So then I will further do the investigations in my patient. The investigations right now would be the baseline investigations for the general well-being, the complete blood count with date for hemoglobin, total leukocyte count, platelets, blood group and Rh factor, hepatitis B surface antigen, anti-HCV antibodies, urine complete examination for past cell proteins, ketones, and blood sugar fasting. So then the dating scan, normally scan for the gross fetal anomalies, and the recent scan for the fetal biometry, placental localization, amount of LICA, and so the estimated fetal weight, and so the presentation of the baby. So after doing all these, I will see the favorable factors. And sir, I will. My aim is to deliver her by vaginal birth after cesarean section. So there, sir, I will counsel her as she is having previous one cesarean section. So, sir, in her case, I can wait for the spontaneous vaginal delivery, or I can go for the mechanical induction. I will tell her about the risk of rupture with the induction. I will tell her that with the induction of labor, there is a 2 to 3 times increased risk of rupture and 1.5 times increased risk of having emergency cesarean section. And sir, I will tell her about that there will be during labor continuous electronic fetal monitoring. And sir, I will tell her the pros and cons of the vaginal birth after the cesarean section. So the pros means that she would be delivered in a tertiary care unit and with the continuous electronic fetal monitoring, but she will be discharged early. She will have good mother-fetal bond, and so she can again have vaginal birth later on. ठीक 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 आपने बेहतर किया उनसे, लेकिन बहुत बेहतर नहीं, इतना बेहतर नहीं है कि आप थोड़ा सा, आपके 5+ मार्क्स हैं, उनके 5 हैं, 6 आपके भी नहीं है, 6 उनके भी नहीं है। नहीं, ये सारी बातें तो आप ऐसे कर रहे हो जैसे सब मरीजों के लिए है। इस मरीज के लिए वी बैक एक बड़ी स्पेशल टर्मिनोलॉजी बन गई है, वजाइनल बर्थ आफ्टर सेक्शन। उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, वो आपने ऐसे बीच में मुझे उठानी पड़ी, आपने क्लैरिटी से नहीं बोली। वी बैक हम उसके लिए करेंगे, नंबर 1 आपने बोला कि प्रीवियस सेक्शन क्यों हुआ, उसकी इंडिकेशन क्या थी, उसमें कॉम्प्लिकेशन कोई हुई कि नहीं हुई, टाइप ऑफ, आपने लफ्ज नहीं बोला, एंड टाइप ऑफ सेक्शन शी हैड, ये लफ्ज नहीं बोला, क्योंकि हम करेंगे सिर्फ लोअर सेगमेंट सेक्शन के बाद, अगर क्लासिकल हुआ है फिर नहीं करेंगे। सो सिजेरियन सेक्शन की इंडिकेशन क्या थी, टाइप क्या था, कॉम्प्लिकेशन कोई हुई कि नहीं हुई, ये 3 लफ्ज प्रीवियस सेक्शन के बोले हमने। फिर अब प्रेजेंट के बोले कि इस तरह से नहीं बोला जैसे मैं कहने वाला हूं कि इस प्रेजेंट प्रेगनेंसी में देयर इज नो कॉम्प्लिकेशन ऑफ प्रेगनेंसी, फुल स्टॉप, फुल स्टॉप। कि आपने कहना है कि ये बिल्कुल अनकॉम्प्लिकेटेड प्रेगनेंसी होगी तो मैं वी बैक सोचूंगी, नो कॉम्प्लिकेशन ऑफ प्रेगनेंसी, ये बोलना है। अब बोल दिया तो फिर उसके बाद आपने बोलना है कि मैं बच्चे का वजन और पेशेंट की हाइट के हिसाब से आई विल रूल आउट CPD एंड इंश्योर के ये कफेलिक प्रेजेंटेशन। ये लफ्ज आपने नहीं बोला सिजेरियन सेक्शन से पहले कि वी बैक से पहले कि वो कफेलिक है और CPD नहीं है, कफेलोपेल्विक डिस्प्रोपोर्शन नहीं है। इट मींस के गो उसकी पहले वजाइनल डिलीवरी थी, बच्चे का वजन इंपॉर्टेंट है, वेट ऑफ द बेबी। फिर आएगा कि आई विल काउंसल माय पेशेंट, ये सारा ठीक है अबाउट वजाइनल बर्थ जो आपने बोला कि पॉसिबिलिटी ऑफ सेक्शन कॉम्प्लिकेशन, ये फिर ये बोलिए। सर CPD तो पहले उसका है वजाइनल डिलीवरी ना, तो पहला बच्चा जो होता है उसका वजन कम होता है, दूसरे तीसरे का वजन ज्यादा होता है।
सर इसमें जो है बिशप स्कोर को भी तो मेंशन करना चाहिए कि जी जी, करंटली। फिर वहां पे आते हैं ना, जी जी पे आते हैं, तो वहां तक तो पहुंचे ही नहीं हम बिशप स्कोर तक। फिर आपने कहना है कि मैं बच्चे का वजन और नो सीपीडी, वो कफेलिक प्रेजेंटेशन हो और नो सीपीडी, फिर वी बैक पॉसिबल है। फिर वी बैक की प्रेपरेशन आपने बोला कि अनकॉम्प्लिकेटेड सेक्शन होगा और अनकॉम्प्लिकेटेड प्रेगनेंसी होगी, तो फिर आई विल वेट फॉर स्पॉन्टेनियस ऑनसेट ऑफ लेबर। जब होगी फिर वो उसको स्पेशल केयर दी जाएगी जो आप बोल रही थी। वहां तक पहुंचने के लिए ये सारी बातें मैं दोहराता हूं, आई एम सॉरी। ये केस है वी बैक का, ये लफ्ज इम्तिहान में टोक स्टेशन पे हो सकता है, यही एग्जैक्टली तो आपने पहले बोलना है कि इन आफ्टर वो कंफर्मिंग डेटा शेटा जो बोलते हो आप कि आई विल फाइंड आउट कि उसका सेक्शन क्यों हुआ था, उसकी इंडिकेशन क्या थी, कोई कॉम्प्लिकेशन तो नहीं हुई, एंड टाइप ऑफ सेक्शन क्या था, टाइप ऑफ सेक्शन क्या था। ये रूल आउट करने के बाद फिर अब प्रेगनेंसी में कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, अनकॉम्प्लिकेटेड प्रेगनेंसी एंड लॉन्गिट्यूडनल लाइक फेलिक है, अल्ट्रासाउंड पे हमने स्कार देख लिया। फिर बेबी का साइज और पेल्विस की असेसमेंट, जरूरी नहीं पीवी करके बायलैटरल वो सारा कुछ करो, ये दो लफ्ज जरूर बोलो कि उसका बेबी का वेट और हाइट, दे विल डिटरमिन पोजीशन ऑफ द प्रेजेंटिंग पार्ट। ये काउंसल करके फिर इंतजार जब शुरू हो, फिर वो सारी बातें, हाउ विल यू मैनेज दैट, इलेक्ट्रॉनिक मॉनिटरिंग होगी उसकी कि नहीं होगी, और लेबर स्पॉन्टेनियस चलेगी कि ऑगमेंट करोगी कि नहीं करोगी, फिर उसको अगर असिस्टेड डिलीवरी की जरूरत होगी तो उसमें फिर क्या करोगी, वगैरह वगैरह वगैरह। ये अच्छी सर तरह नहीं हमारा सर भी इसमें स्कार थिकनेस को मेंशन करना जरूरी है या नहीं है? है जी, है, क्यों नहीं। सही। टाइप ऑफ स्कार एंड लोकेशन ऑफ स्कार, वो लोअर सेगमेंट था तो करेंगे। अगर वो अल्ट्रासाउंड वाला कहता है इट्स थिन आउट स्कार, वेरी थिन, तो फिर नहीं भी बैक करेंगे हम, तो सर बोलना ये है। लेस देन 3 मिलीमीटर्स होता है तो फिर हाँ नहीं करेंगे, लेस देन 3 मिलीमीटर्स में नहीं करेंगे। हाँ, वो मतलब बहुत थिन है तो नहीं करेंगे, ठीक है। सर उसकी गायनेकोलॉजिकल हिस्ट्री भी तो लेनी चाहिए ना, अगर हो सकता है उसकी मायोमेक्टमी हुई हो, फिर भी तो हम नहीं देंगे। वो जाहिर है कह दीजिए कि उसको और कोई स्कार तो नहीं है, ठीक कहा आपने, ठीक कहा। लेकिन कुछ इस सीक्वेंस में मैं फिर इसको खत्म करूंगा क्योंकि एक और भी है मेरे पास केस। तो के जी इन दिस केस if she is for we are considering be back, बेशक तो शुरू करो आप सारी वो बातें, पता नहीं क्या 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 ले आते। In this case, if we are considering her for be back, I would like to know कि पिछली प्रेगनेंसी में कोई कॉम्प्लिकेशन थी, अगर थी तो क्या थी, तो यानी इंडिकेशन फॉर सेक्शन क्या थी, और कोई कॉम्प्लिकेशन तो नहीं हुई, और टाइप ऑफ सेक्शन। वो कहने के बाद अब फिर प्रेजेंट पे आ जाओ। प्रेजेंट प्रेगनेंसी में कोई कॉम्प्लिकेशन तो नहीं है, और दूसरा लॉन्गिट्यूडनल लाइक फेलिक प्रेजेंटेशन एंड बेबी का साइज एंड नो फेलोपेल्विक डिस्प्रोपोर्शन सीपीडी। फिर पेशेंट को काउंसल करेंगे कि पेन शुरू होगी, ये होगा तो चले आना। फिर ड्यूरिंग लेबर ये मैनेजमेंट होगी, ये बेबी की मॉनिटरिंग होगी, ये मदर की मॉनिटरिंग होगी, फॉर प्रोग्रेस देखेंगे। एंड मे बी व्हेन शी गेट्स इनटू द सेकंड स्टेज एंड प्लस स्टेशन पे हेड हो,
that she may need assisted vaginal delivery. ये इस तरह से बोलोगे तो फिर पास हो। सर एक क्वेश्चन था जी सर, ये क्वेश्चन था कि हम जब वीबैक कराते हैं तो शॉर्टन करेंगे सेकंड स्टेज को, लाजमी है? नहीं, वो लाजिम नहीं है, वो किताब में भी कोई उस पे इतना सर जोर हम नहीं। असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक मैंने उसको कवर, एक मिनट उसको कवर करने के लिए तभी बोला कि अब विल काउंसल हर द पॉसिबिलिटी ऑफ असिस्टेड वजाइनल डिलीवरी। जब आपने ये कह दिया, वो सवाल को आपने कवर कर लिया है। जी सर मैंने 2 सवाल पूछने हैं। एक तो लास्ट चाइल्ड बॉर्न का जो इंटर प्रेगनेंसी इंटरवल है उस पे भी सर वीबैक डिसाइड करेंगे, और पोजीशन जो है अगर हम स्कैन पे देख लेते हैं तो सर अगर ऑक्सीपिटल पोस्टीरियर है या डिफ्लेक्स हेड है तो सर फिर नहीं पेशेंट को वो कहेंगे। पहले पार्ट पे मेरा एग्रीमेंट है, दूसरे पे कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि हेड कैन रोटेट पोस्टीरियर से वो रोटेट होके 45 डिग्री तो बहुत ही रोटेट हो जाता है, 90 डिग्री वाला भी रोटेट हो जाता है। नहीं, वो इतना जरूरी नहीं है कि पोस्टीरियर पोजीशन में होगा तो फिर मैं सेक्शन करूंगी। अलबत्ता उसका स्टेशन हो सकता है, एंगेज होना चाहिए। सर वीबैक के लिए तो वैसे भी हम देखेंगे उसकी पोजीशन बिल्कुल ठीक हुई तो फिर ही हम जाएंगे वीबैक के लिए। अगर वीबैक ना हुई तो फिर तो सोच सकते हैं फिर भी। जी बिल्कुल ठीक। सर इंटर प्रेगनेंसी इंटरवल कितना होना चाहिए? मेरे पास 5 मिनट है, मैं तीसरा सवाल नहीं करता, उसको छोड़ देते हैं, वो भी वैसे इम्पोर्टेंट था तो उसको छोड़ देता हूँ। सिनेरियो बता दें, सिनेरियो। लो जी, सिनेरियो सुन लो। Gravida 2 para 1, previous spontaneous vaginal delivery, baby's weight was 10 pounds. Diabetic patient है, diabetes well controlled, 36 weeks पे आई है आपके पास। अब आपको उसको कैसे डिलीवर करोगे और कब डिलीवर करोगे? सर एस्टिमेट सर सर ये इसका 10 पाउंड्स है बेबी का वेट, तो फिर तो सिजेरियन करेंगे। वो पिछली दफा हुआ था, अच्छा पिछली दफा, ठीक। ग्रेविडा 2 पैरा 1। इसमें भी तो फिर रिस्क है दोबारा उसका वेट गेन होने का बेबी का, Sir, डायबिटीज भी है। that depends on the control of the diabetes. क्या? So that depends the complication, antenatal complications, intrapartum complications depend on the बिल्कुल, control of the diabetes. ये आपने पहला फिक्रा बिल्कुल 100% सही बोला। उसके mode of delivery will depend how well diabetes is controlled. Plus, sir, previously, what was the outcome of the baby? Was there any shoulder dystocia which led to any further problems in the baby? So that also will decide. तो Any cranial tears? कौन बोल रही है? फातिमा ही बोल रही है। जी जी। क्या बात। सर cranial tears तो नहीं है चलो पिछली दफा। चलो, पिछली दफा नहीं तुम्हें पास किया था, पास करते ताकि डिप्रेस ना जाओ कर। नहीं, ये वेरी वेरी गुड। देखे अब 2-3 मिनट रह गए, मैं समराइज करूं। कोई भी जब प्रॉब्लम आपको दी जाती है ना, पास्ट में ये प्रॉब्लम थी, आफ्टर म्यूचुअल इंट्रोडक्शन वगैरह वगैरह, तो पहला आपने कि वो जो प्रॉब्लम दी गई है उसकी डिटेल मांगिए, डिटेल मांगिए। अगर डायबिटीज थी तो डायबिटीज किस तरह कंट्रोल हुई, वेल कंट्रोल्ड थी, आउटकम क्या हुआ। आउटकम जैसा आपने अभी अभी बोला, बहुत अच्छा बोला, तो भी मैंने पास कर दिया कि 10 पाउंड बेबी था तो डिलीवरी में कोई क्या कॉम्प्लिकेशन हुई, कि जैसा आपने बोला शोल्डर डिस्टोसिया तो नहीं हो गया डिलीवरी के दौरान, मतलब स्पॉन्टेनियस डिलीवरी थी या क्या थी, और बेबी का एपगार स्कोर चूंकि 10 पाउंडर जो है वो उसके इमीडिएट न्यूनेटल केयर भी स्पेशल होती है, पर्टिकुलरली डायबिटीज वाली, तो वो क्या कैसे क्या हुई, क्या हुआ। ये सवाल पूछने के बाद फिर आप इधर आते हैं कि अब डायबिटीज वेल कंट्रोल्ड है। अगर जवाब ही है कि वेल कंट्रोल्ड नहीं,
फिर वजाइनल डिलीवरी का सवाल ही नहीं पैदा होता। फिर जवाब है इलेक्टिव सिजेरियन सेक्शन। अगर डायबिटीज वेल कंट्रोल्ड है, पिछली डिलीवरी की हिस्ट्री है, then you will evaluate her for vaginal delivery. I will evaluate her for vaginal. Uncomplicated pregnancy, बेबी का साइज 10 पाउंड से छोटा छोटा, longitudinal like cephalic presentation वगैरह वगैरह वगैरह। Then counseling कि इस पेशेंट में इमरजेंसी सेक्शन की जरूरत बहुत पड़ सकती है। और फिर खास आपको बोलना है कि ड्यूरिंग लेबर डायबिटीज का कंट्रोल मैं कैसे करूंगा, इंट्रावेनस ड्रिप लगाऊंगी, उसमें कितनी इंसुलिन डालूंगी, तो वो कैसे उसको रेगुलेट करूंगी। ये पार्ट हम स्लिप कर जाते हैं, छोड़ जाते हैं। और फिर डिलीवरी के जब हेड 0 स्टेशन से नीचे आ जाएगा, फिर पॉसिबिलिटी ऑफ असिस्टेड वजाइनल डिलीवरी। फिर इमीडिएटली आफ्टर दैट डायबिटिक्स में इंसुलिन की डोज कम ज्यादा, क्या करूंगी क्या नहीं करूंगी। चलो तकरीबन तीसरा भी हमने कर ही लिया है, अगली दफा बीवीएफ करेंगे। तो ये अब मैं एक दफा तो जरूर मंडे और वैसे दोनों क्लासेस लेके कोशिश करूंगा, देखूं कि हाउ कंफर्टेबल आई फील। अगर मैं कंफर्टेबल हुआ तो यही जारी रखेंगे, वरना वापस वेंसडे पे आ जाएंगे। चलो थैंक यू वेरी मच। Thank you very much, sir. Thank you so Sir. much, sir. Thank चलो you, sir. थैंक यू Thank you, थैंक्स। sir. Thank you, सर sir. मैं VVF प्रेजेंट कर लूँ next हाँ class अगली में? दफा कौन बोलिए? नायला सर मैं सर। साहिबा बोल रही हूँ। सर मैं केस प्रेजेंट कर लूंगी ना VVF साहिबा का। आज नहीं बोली तुम? सर मैं बोली आज थी भी सर है जी सर बोली थी। वो तो मैं सर नाम लिख मुझे भी देता हूँ, करना अगर है कोई सर। और सर ना मैं हुआ भी तो। प्रेजेंट करना चाहती हूँ। क्या नाम? सर मैं हूँ इकरा। डॉक्टर सपना। इकरा, सपना, आप लोगों के और नाम सर बड़े। साहिबा हाँ साहिबा सर। साहिबा लिखा है, सबसे पहले साहिबा लिखा। थैंक यू सर। साहिबा, इकरा और सपना। चलो जी सर वीवीएफ प्लीज टॉपिक बता। पढ़ के आइए ना अच्छी तरह। जी सर इंशाल्लाह। मैं जी सोचता सर, ही जी को सर। पास। सर चलो सिर्फ VVF नहीं, UVF भी और VVF भी और ये सारे जितने फिस्टुलाज है ना, ये सारे कवर कर लेंगे। कल आएगी बारी। चलो ऑल द बेस्ट, थैंक यू।